सबका ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा। डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर सारे एक साथ बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ये एनसीईआरटी का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट। जिंक का ना कॉन्फिग देखो, बोर्ड बोर्ड की तरफ ध्यान। जिंक का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 आता है, 4s2 3D10 आता है। तो डी तो भरे हुए हैं सारे के सारे, तो इसे तो नोबल गैस में रख देना चाहिए ना जब किसी का ऑर्बिटल पूरा भरा है। तो बोलते हैं इसको क्यों रखते हैं फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में तो भरा हुआ है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो डी के पास सब खाली जगह आ जाती है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में पूरा भरा है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये, तब ये अपने डी के पास जगह बना लेता है, तभी जिंक कंपाउंड बनाता है ना आगे। तो जिंक एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो नोबल गैसेज होते हैं वो तो लूज ही नहीं करते हैं, है ना वो एक्साइटेड में करते हैं ना वो ग्राउंड स्टेट में करते हैं, लेकिन ये लूज कर सकता है ड्यू टू इट्स लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये इसके डी ऑर्बिटल में जगह बन जाती है, इसलिए ये डी जो है ये जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में रखते हैं। अगला जरा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, so how can you say that it is a transition element, ठीक है। सेम इसका भी आंसर है। सिल्वर का भी बेटा 4D10 होता है, जैसे इसका 3D10 होता है, इसका 4D10 होता है। ये बोलते हैं ये भी भरा हुआ रहता है, तो फिर ये कैसे होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी सेम वही बात है कि एक्साइटेड स्टेट में ये जो आपका 5s होता है, इसके आगे 5s होता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो मतलब तभी तभी वो किसी के साथ बॉन्ड बना पा रहा है ना, तो इसलिए वो अपने एक्साइटेड स्टेट में डी में जगह बना पाता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में जगह बना लेता है, इसलिए सिल्वर भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा जाता है। फिर अगला है, गिव रीजन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपको याद है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। जैसे ये पेन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जनरल मतलब होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ो, तोड़ के अलग अलग हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। मॉलिक्यूल से एटम बनाने को एटमाइजेशन कहते हैं। एटमाइजेशन का मतलब एटम बनाना। अभी जैसे कोई जैसे मैं कहूँ भाई कॉपर है या जिंक है, ये तो पहले ही एटम है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ये और इनके जो बाहर के ऑर्बिटल होते हैं, याद है एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं, हमने बताया था आपको कि जो ns और n-1 डी ऑर्बिटल होता है, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं, तो इनकी इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से इनका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ओवरलैप करते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा। फिर बोलते हैं जिंक की क्यों कम होती है, इसी इसी का एक पार्ट है कि जिंक का फिर कम क्यों होता है। जिंक की नहीं होती ओवरलैपिंग, जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है 3D सीरीज में, बाकियों का ज्यादा होता है, जिंक का कम होता है। तो उसका रीजन वही है कि भैया जिंक के सारे भरे हुए हैं ना 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, जब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसके भरे हुए हैं तो इसलिए इनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं होती, क्योंकि बॉन्डिंग तभी होगी जब मेरे पास खाली होगा और बगल वाले के पास खाली होगा, तभी तो मैं उससे बॉन्ड बनाऊंगा। अभी इसके तो 10 के 10 भरे हैं, तो ये इसके भी भरे हैं, इसके भी भरे हैं, तो वो क्यों इसके साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह कुछ होगी ना, तो इसमें तो दोनों के भरे हुए हैं, तो इसलिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए जिंक का सबसे लोएस्ट होता है। बाकी सब में डी में खाली जगह होती है, तो अपनी नेबरिंग के साथ वो ओवरलैप कर लेते हैं। जिंक नहीं करता क्योंकि उसके सारे फील्ड है, तो जिंक का लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है कि नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अगला एक एलिमेंट बताइए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ट्रांजिशन में, वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, है ना। 21 का मतलब ये हो गया ना बच्चों 3D1 4s2। तो डी में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने दे देगा ज्यादा से ज्यादा, एक ही देगा। तो अगर एक देगा तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1, बस। इससे ज्यादा तो ना दे सकता है ना ले सकता है, तो लूज ही नहीं कर सकता ना, मेटल है, लूज ही करना है इसको। तो कितनी ऑक्सीडेशन शो करेगा, एक ही शो करेगा। उसने बोला ऐसा कौन है जो वेरिएबल मतलब ज्यादा शो नहीं करता, एक ही करता है, वो है स्कैंडियम।
एक ही शो करेगा, +1 या ज्यादा ये शो करेगा, +3 शो करेगा, 2 कर देगा तो 1 और 3 है ना। तो डी में तो एक ही कर पाएगा, ये ज्यादा +3 तक जाता है मैक्सिमम। ठीक है, +1 +3। अगला, विच ऑफ द 3D सीरीज मेटल हैज एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा 3D में ऐसा कौन सा मेटल है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है मैग्नीज। आपको बताया था ना, मैग्नीज 2 से लेकर 7 तक शो करता है, मतलब +2 +3 +4 +5 +7 तक, 7 लोगों तक के साथ बॉन्ड बना सकता है 3D सीरीज में। और आपको ये बताया था पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे बड़ा, पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम। ऑस्मियम ऑस्मियम 1 से लेकर 8 तक शो कर लेता है, मैग्नीज 2 से 7 तक शो करता है, ऑस्मियम कितना शो करता है, +1 से +8। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट किसका है, मैग्नीज का। 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है मैग्नीज का, कहां से कहां, +2 से +7। और पूरे 3D से पूरे ट्रांजिशन सीरीज में ऑस्मियम +1 से +8 तक शो करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, Cr2+ इज रिड्यूसिंग, Cr2+ इज रिड्यूसिंग while Mn3+ is oxidizing। अब जरा ये ध्यान से सुनना भैया, Cr2+ is reducing while Mn3+ is oxidizing। इसका क्या रीजन है, जरा देखो कॉन्फ़िगरेशन, यहां देखो, ये कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों, दोनों की तो एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है। जरा देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 24, तो 24 का अगर आप करोगे ना लास्ट में 3d4 आएगा, 4s2 3d4। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 लूज कर दिए तो कितने बचे, 0। डी में कितने आए, 4। अब मैग्नीज का भी यही हाल है, मैग्नीज का होता है 25, तो यहाँ 3d5 होगा, 4s2 होगा ना, है ना। तो अब अगर ये भी 2 लूज करे, 2 प्लस का मतलब 2 लूज कराओ, दोनों ने 2 लूज कर दिए। अब जरा बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, मैग्नीज ज्यादा स्टेबल है। D5 का मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड, याद है D5 का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो ये किसी को नहीं देते इलेक्ट्रॉन, या तो पूरे भरे हो तब नहीं देते, और जब पूरा आधा हो तो D5 इज मोर स्टेबल देन D4। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा किसी को, लेकिन दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D4। तो D मतलब एक खाली है ना इस वाले में, तो है ना, ये खाली है तो और भी दे सकता है ये। तो ये जो MnCr है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है। तो ये Cr2+ से Cr3+ बना लेता है। क्यों बना लेगा Cr3+, आप याद रखना ये बात, मैं आपको नई बात बता रहा हूं। ये जो D है ना, D के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो शुरू वाले 3 नहीं होते, इसे DXY कहते हैं, इसे YZ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ZX, XY YZ ZX। लास्ट वाले को क्या कहते हैं, X² - Y², और इसको कहते हैं DZ²। ये ना आपको मैं नया नाम बता रहा हूँ, इनका एनर्जी लेवल का नाम है ये। जो शुरू वाले 3 है ना, क्या नाम बताया इनका, XY YZ ZX, इनको कहते हैं बच्चों T2G लेवल, ये एनर्जी लेवल। इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है और इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है, इसे EG कहते हैं। इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। देखो 1 2 3 4। तो ये क्या करता है, EG वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आपको, जिसको भी चाहिए होगा। T2G के तीनों भर गए ना। अब ये आपस में स्टेबल, ये T2G के हिसाब से कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल माना जाता है। तो ये नहीं देगा, इसके तो पांचों ही हाफ फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर भी दे देगा। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो नहीं देता है, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा ये बात, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ स्टेबल T2G3, इसको बोलते हैं बच्चों T2G3। समझ गए क्यों, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो दिस इज स्टेबल। तो टू गेन स्टेबिलिटी इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम EG, EG से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। ठीक है, याद रखना ये बात, याद हो गई। अच्छा जी, अगला पार्ट था क्वेश्चन का कि भाई कॉपर का, आप ये तो हमने पढ़ा ही था, कॉपर का Cu2+/Cu E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। बोर्ड की तरफ ध्यान,
बाकी सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है 3D सीरीज में। बस एक कॉपर है जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है, प्रॉपर्टी में भी, कि इसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और लो, ये था ना, हमने लिखा था ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब इसमें हम पानी में डालें तो कम एनर्जी निकलती है, लेकिन इसको तोड़ने जाओगे, इसको और आगे हीट दोगे तो उसमें ओवरलैपिंग की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। ठीक है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये दो वर्ड याद रख लेना। क्या रह गया? लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वजह से कॉपर का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये जरा तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+। देखो इधर, Mn3+ बाई Mn2+, इसका जो ई नॉट वैल्यू होता है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ इज मच मोर पॉजिटिव देन Cr3+ और Fe3+। इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है Cr वालों से, सेम रीजन है ये वाला। बताओ, देखो सेम वही बात है, इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव, इसकी ई नॉट पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ई नॉट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो तुम ये याद रखना बेटा, मैंने बताया था ये, जिसका नेगेटिव वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा? जिसका पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी को घुमा के पूछ लिया ना कि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको उल्टा करके पूछ लिया कि इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? इसकी वजह से, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है आंसर। इसके डी में 5 है, ये स्टेबल है, क्यों देगा किसी को इलेक्ट्रॉन? इसका तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये तो एक दे सकता है ना, 4 थे ना इसके डी में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल बनाता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होती है ना? और जो नहीं देगा, जो आपसे इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। तो आप बोलोगे इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज हैज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, तो वो अपना फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, स्टेबल है, और ये दे देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव और इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए Mn की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है। याद रहेगा? अगला, तो ये आपस में ना लिंक करके याद रखना, याद हो जाएगा। अगला, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था उसमें भी जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा कंपाउंड किन दो चीजों के साथ बनाते हैं? याद है किसी को? डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कंपाउंड दो एलिमेंट के साथ बनाते हैं, क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। याद है क्यों ऐसा होता है? और इन दोनों में सुपीरियर कौन है? ये भी करा था ना हमने, क्लोरीन और ऑक्सीजन में सुपीरियर मतलब ज्यादा कंपाउंड किसके बनते हैं? ज्यादा ऑक्सीजन के बनते हैं। याद है? तो ये दोनों की एबिलिटी, ध्यान से सुना इधर बोर्ड की तरफ, इन दोनों की एबिलिटी होती है कि ये एक तो स्मॉल साइज होते हैं, ये जाके बी वाले एलिमेंट के साथ फिट हो जाते हैं, उनके साथ आराम से उनके हर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो दे कैन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दे आफ्टर फिटिंग, जैसे वो फिट हो जाएगा ना, फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है। लैटिस मतलब जैसे NaCl बन गया मान लो, या जो भी जिंक क्लोराइड बन गया, फिर इसमें से तोड़ना इनको बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका लैटिस एंथैल्पी बढ़, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाती है। जिस जगह पे फिट होते हैं उससे ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है, एनर्जी ज्यादा, क्योंकि आराम से फिट हो जाते हैं स्ट्रांगली। तो इन दोनों में तो आपने क्या बोलना है कि आपने बोलना है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, एंड दे कैन स्टेबलाइज हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, और फिर इनकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है कंपाउंड बनने के बाद। दूसरा, फिर पूछा आपसे कि इन दोनों में सुपीरियर कौन है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना पाता है, सिंगल भी बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बना पाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन सुपीरियर है, ऑक्सीजन के ज्यादा कंपाउंड बनते हैं फ्लोरीन के मुकाबले। याद हो गया? अगला, अगला क्वेश्चन है बेटा, इसी के पार्ट्स हैं। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग साथ साथ देखना, उससे आपको याद होगा, बिना नोट्स की सिर्फ भी कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। अगला, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ की Fe3+?
ये तो यहीं से दिख रहा है। Cr याद कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। Cr2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि Fe? Cr2+। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाता है, तो Cr2+ आंसर है Fe2+ के मुकाबले। ठीक है, अगला Cu बराबर, ये भी बड़ा अच्छा, कोई मैंने आपको बताया था, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो Cu+, बोर्ड की तरफ देखना, इसका आंसर बोर्ड पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Cu+ को जब पानी में डालते हैं तो बोला ये स्टेबल नहीं रहता, मतलब ये बदल जाता है। ये क्वेश्चन है, वाई Cu+ इज नॉट स्टेबल, ये बहुत बहुत बार पूछा है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई Cu+ इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब Cu+ मैंने पानी में डाला, ये स्टेबल नहीं रहा। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है जैसे ये पेन मैं पानी में डालूंगा, वापस निकालूंगा तो ये पेन ही मिलेगा मुझे, लेकिन Cu+ जैसे ही पानी में डालते हो ये Cu+ बदल जाता है Cu2+ में। क्यों ऐसा होता है? जैसे तुम इसे पानी में डालते हो, इसमें से एनर्जी निकलती है। पानी में डालने पे जिस किसी में से एनर्जी निकलती है उसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। पानी में डालने पे जो एनर्जी निकलती है उसका क्या नाम है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ये इतनी होती है कि इसके में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ये वाली एनर्जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे 2+ में कर देती है। अब ये स्टेबल हो जाता है। अब वो वाली एनर्जी इसमें से और फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती। तो आपने लिखना है सिंपल कि दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे तुमने पानी में डाला, इसमें से हीट निकली, उस हीट ने क्या किया? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल के इसको किसमें बदल दिया? Cu2+। बस यही आंसर है, सिंपल। कि ये स्टेबल क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है पानी में जाते ही। तो बोलते इसको एनर्जी कहां से मिली? जब तुमने उसे पानी में डाला तो पानी में से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो निकाल के इसको किसमें बदल दिया? स्टेबल Cu2+। अब ये स्टेबल है, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती ये एनर्जी, लेकिन इसकी एनर्जी कम थी आयनेशन एंथैल्पी, तो इसमें से उसने निकाल दिया। ठीक है, याद रहेगा? तो ये बात याद रखना। अच्छा, फिर नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? आगे सुनिए, नेक्स्ट सुनिए बेटा जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, एक्टिनॉइड पता है, याद है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे साइज डिक्रीज होता रहता था, उसे हम क्या कहते थे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड सीरीज में, 4D सीरीज में, 3D 4D 5D 5D सीरीज में जब आप जाते हो तो साइज अपने, आपको याद है पहले 3D में क्या होता था? पहले साइज घटता था, फिर बीच में सेम रहता, थोड़ी दूर सेम रहता था, फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता था ना। लेकिन कर दो थोड़ा, जो है थोड़ा इधर कर दे इस साइड में। लेकिन जब जब हम, आपको याद होगा जब हम इधर इधर की तरफ, मेरी तरफ, हल्का इधर की तरफ दिख रहा है, सही दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो बेटा लेंथेनॉइड सीरीज, ध्यान से सुनना, टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन था कि लेंथेनॉइड सीरीज में जब आप जाते हो ना तो साइज हमेशा डिक्रीज ही होता रहता है, कभी बढ़ता ही नहीं। ऐसे एक्टिनॉइड में भी साइज डिक्रीज होता रहता है। तो वो कहता है एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड में जो साइज डिक्रीज होगा उसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनॉइड में भी जो साइज डिक्रीज होगा उसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बोलते ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है इससे? देखो साइज डिक्रीज होने का रीजन सुन लो, वही इसका रीजन है। साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होता है? 4f। इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होता है? 5f। ये 4f वाले हैं, ये 5f वाले हैं। ये लोग अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाते न्यूक्लियस से, अट्रैक्ट नहीं, शील्डिंग इफेक्ट पता है ना, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक दे, बचा ले, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और ज्यादा पुअर होता है कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन। सिंपल, इसका शील्डिंग इससे भी कम, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं बचा पाते अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से। ठीक है, तो इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपने लिखा Mn2+ इज मोर स्टेबल, वही सेम रीजन है।
Mn2+ ज्यादा क्यों स्टेबल है? Mn के बाहर क्या है? 3d5 हाफ फील्ड है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, सिंपल। तो सबके आपस में ना मैच कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कि Mn2+ क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि हाफ फील्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अगला, नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड, बोर्ड की तो ध्यान, ऐसा लैंथेनॉइड जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है उसका नाम है सीरियम। सीरियम +4 तक बना लेता है। सीरियम याद रखना, लैंथेनॉइड का एक एलिमेंट जो +4 बनाता है उसका क्या नाम है? सीरियम। लैंथेनॉइड में कॉमन है +3, ये सीरियम +4 भी बना लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, याद है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है इसका, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। Cu, तो लास्ट में क्या आएगा? 3d7 4s2। अगर Cu2+ हो जाता है तो S लूज कर देगा। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए? 3। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता था? √n+2। निकाल लोगे? n की वैल्यू यहाँ डाल देना, तुमने शायद निकाला भी था, है ना? निकाला था ना? 3 + 2 5 15। 15 16 से कम है तो 3.99 के आसपास आएगा बोर मैग्नेटन। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया? 3.99। याद हो गया? ये तुमने कर भी रखा है। ठीक है, आगे सुनिए, नेक्स्ट ध्यान से सुनना, बस खत्म होने वाला है। Why do transition element shows variable oxidation state? सेम रीजन है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है? क्योंकि डी के पास बहुत सारी जगह होती है ना? बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, दे हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, दे हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, बहुत सारे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इस वजह से, है ना? और उनके एस और डी आसपास रहते हैं। एस भी कहता है मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा, डी कहता है मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा। एस और डी दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है। खाली डी इन्वॉल्व नहीं होता, वरना डी के पास कितनी जगह है? 5, लेकिन ये लोग 7 तक 8 तक बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बगल में एस है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एस के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो एस और डी दोनों मिला के पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग, इसलिए इनका वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है। ठीक है, याद रखना। अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज विच शोज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। देखना बेटा इधर, मैंगनीज, पता ऑक्सो एनायन क्या होते हैं? हमने इस चैप्टर में KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ा है। KMnO4 का Mn हटा दो तो ये आता ना MnO4-। तो बोला एक ऐसा ऑक्सो एनायन लिखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर सेम हो। अगर मैंगनीज को तुम X मान के निकाल रहे हो, याद है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये आया -8, -8 उधर चला गया तो कितना आया? 7। और मैंगनीज का ग्रुप नंबर भी 7 होता है। वो कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ग्रुप नंबर सेम आए, ऐसा बताओ। तो ये है कंपाउंड का नाम, MnO4- ऑक्सो एनायन। ऐसे ही क्रोमियम का भी पूछते हैं, क्रोमियम का बताओ। क्रोमियम का ये है Cr2O7 2-, ये ऑक्सो एनायन। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कितना निकलता है? 6, और इसका ग्रुप नंबर भी 6 है। समझ रहे हो? मैग्नीज का पूछे तो क्या लिखेंगे? MnO4-। क्रोमियम का पूछे तो क्या लिखेंगे? Cr2O7 2-। मतलब क्रोमियम नाम नहीं देते, समझ में? तो याद रख लेना ये। फिर नेक्स्ट, तो ये तो हमने अलग से कंपाउंड है। फिर अगला है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन NH4 2Cr2O7 इज हीटेड। ये तो रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। ये इसको NH4 2Cr2O7 इज हीटेड, NH4 सोडियम अमोनियम डाइक्रोमेट कहते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसे। क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस पानी निकलेगा। ये रिएक्शन तुम्हें लर्न ही करनी पड़ी। इसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ऑक्साइड निकलेगा, साथ में पानी भी निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक्टिनो दिस जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी। हाँ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डेंसिटी क्यों बढ़ती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज नहीं होता। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मास बढ़ रहा है, मास तो बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि रेडियस छोटा हो रहा है। तो इनवर्सली नहीं हो गया?
अगर वॉल्यूम कम होगा और मास बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है तो भी डेंसिटी बढ़ रही है, और इनवर्सली है, वॉल्यूम कम होगा तो भी तो डेंसिटी बढ़ेगी। हरी बात है, तो बोथ भी केसेस में डेंसिटी बढ़ रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है इसलिए डेंसिटी बढ़ रही है, और वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि रेडियस छोटा हो रहा है, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ेगी, समझ गए, यही दो रीजन है। आगे, एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्यों होती है? वाई एक्टिनॉइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड से ज्यादा क्यों होती है? याद है आपको बताया लैंथेनॉइड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? बाहर का डी और एस, यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, डी और एस, उसमें डी ब्लॉक वाले में डी और एस पार्टिसिपेट करते हैं। पता है एक्टिनॉइड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? 5F, 6D, 7S, ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर तो ज्यादा हो गई। ये सब लोग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है, ये सब आसपास रहते हैं, वो कहते हैं जी मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू भी दे दे, तू भी, आसपास सभी लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ओवरलैप करते हैं ये लोग, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझते हैं ना, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं साइज छोटा होने की वजह से, क्योंकि एक्टिनॉइड का साइज ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता था ना लैंथेनॉइड से, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ दिस, ये भी लिख सकते हो। एक्टिनॉइड का साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि वो 5F की शील्डिंग बहुत कम होती है और इन सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ओवरलैप कर लेते हैं एक के ऊपर एक, तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होती है लैंथेनॉइड से। फिर आ गए अनलाइक Cr3+, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक Cr3+, Mn2+ एंड Fe3+, देखो ये तीन है, ये तुम खुद ही बता दोगे, Cr3+, Mn2+, Fe3+, Cr3+, Mn2+, Fe3+, the subsequent ions of 3D series elements, the 4D and 5D series metals generally do not form cationic species। मतलब सिंपली बात है कि आगे वाले जो हैं वो स्टेबल कैटायनिक स्पीशीज नहीं बना पाते हैं, तो इनका रीजन वही है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब इतने ज्यादा ओवरलैप करते हैं कि जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन ये लोग एक दूसरे को देने नहीं देते, तो ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, इस वजह से ये लोग जल्दी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दे हैव स्ट्रांग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग, तो देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इसलिए वो लोग आगे कैटायनिक स्पीशीज नहीं बनाते। फिर अगला, एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लैंथेनॉइड के मुकाबले, पता क्यों? एक जैसे दिखते हैं तुम्हें, ये तुम्हें एक्टिनॉइड देखोगे सबके साइज एक जैसा दिखेगा, क्योंकि सब छोटे छोटे हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है इनमें, पिकोमीटर नैनोमीटर में डिफरेंस होता है साइज में, तो इनके एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज एक जैसा होता है, तो इनको आप पढ़ नहीं सकते जल्दी, और इन सबकी एनर्जी भी एक जैसी है, सब एक के ऊपर एक ओवरलैप पड़े हैं, तो इनको आप जल्दी इनके बारे में स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ दीज थ्री, ठीक है, इसलिए इनको जल्दी पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगला, ये हम कर चुके हैं, VO2+ Cr2O7 है ना, ये कर चुके हैं। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, अगला क्वेश्चन देखो, La3+ और Lu3+, ये कलरलेस क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया था कोई कलर क्यों बनाएगा, अगर उसके बाहर वाले f या d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो बनाएगा, या सारे पेड़ है तब नहीं बनाता, या बिल्कुल खाली है तब कलर नहीं। पता है La3+ का कॉन्फ़िगरेशन 4f0 होता है, f में एक भी नहीं है, और इसके 4f में पूरे 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बिल्कुल ही नहीं है, और इसमें सारे पेड़ है, इसलिए कलरलेस, ठीक है, ये कर रखा था ना हमने। फिर अगला, लास्ट पे पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आराम से करेंगे, पूरा 5 मिनट है। हाँ AC बंद कर दो भाई, रिकॉर्डिंग में AC भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ चलो ध्यान बोर्ड की तरफ, लास्ट CO2+, अगला क्वेश्चन है बेटा, CO2+ is easily oxidized in presence of strong field ligand। याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन ना दे। रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने बोला CO2+ इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है लिगेंड की प्रेजेंस में। लिगेंड पता क्या होता है?
जो इनके साथ न्यूट्रल एटम या एनायन कोई आके बॉन्ड बनाता है ना, तो ये लोग उसके साथ अपना, वैसे नहीं देगा ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, लेकिन अगर कोई बाहर से आके लग गया, मतलब कोई लिगेंड आ गया, तब ये दे देगा। तो CO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CO3 प्लस बना देता है। CO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CO3 प्लस बना देता है लिगेंड के प्रेजेंस में, इसलिए वो उस केस में वो आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है, आगे अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। KMnO4 को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है बेटा, KMnO4 को हीट करेंगे तो K2MnO4 बन जाता है। ये पोटेशियम मैग्नेट है, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये पर मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। प्लस पायरोलुसाइट और था ना वो MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अगला ये याद रख लेना है, तो सिंपल रिएक्शन है। अगला, लैंथेनॉइड फॉर्म्स +3 आयंस। लैंथेनॉइड, ज्यादातर लैंथेनॉइड आपने सुने होंगे ज्यादातर +3 होते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड जो होते हैं वो 4 भी बना लेते हैं और 6 भी बना लेते हैं। तो लैंथेनॉइड 3 तक ही क्यों बनाता है? क्योंकि लैंथेनॉइड के बाहर 4f और 6s, ध्यान से सुनना, लैंथेनॉइड के बाहर एक f ऑर्बिटल होता है, एक s होता है। तो f में एक ही इलेक्ट्रॉन देता है और s के दोनों दे देता है, तो 2 और 1 टोटल कितने हो गए? 3। तो बाकी क्यों नहीं देता है f के? क्योंकि बाकी लोग अपने आप को बचा के रखते हैं, शील्ड कर लेता है, बाकी जो f ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो 5s नहीं, 6s होता है, 6s, वो 5d में आएगा। तो f और s वाले इलेक्ट्रॉन, s में 2 और f में 1, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। लेकिन ये वाले में शील्डिंग बड़ी खराब होती है, याद है, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है ना 5s ऑर्बिटल में, एक्टिनॉइड में, इसलिए ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, शील्ड ही नहीं कर पाता वो अपने न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को। तो ये लोग 4 और 6 तक बना लेते हैं एक्टिनॉइड वाले, लेकिन लैंथेनॉइड वाले सिर्फ 3 ही, मेनली 3 बनाते हैं, कॉमन है 3, ज्यादा भी बनाते हैं लेकिन कॉमनली 3 बनाते हैं, ड्यू टू दीज टू, 6s के 2 और f के 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि Mn2 प्लस इज मोर रेजिस्टेंट, सेम बात है, Mn2 प्लस को जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता, Mn2 प्लस इज मोर रेजिस्टेंट टू एयर। यही, ये देखो Mn2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5, तो ड्यू टू स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए रेजिस्टेंट नहीं होता, मतलब ये रेजिस्टेंट होता है, ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन Fe कर जाता है, क्यों? Fe2 प्लस, क्योंकि इसके बाहर 3d में 6 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, दे के फिर 5 बनाएगा वो, और ये तो पहले स्टेबल है, इसलिए Mn2 प्लस जल्दी से ऑक्सीड वो नहीं होता, इट इज मोर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन देन Fe2 प्लस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज +7 बनाता है। देखो इधर मैंने आपको बताया डी ब्लॉक के अंदर, लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों, डी ब्लॉक के अंदर ज्यादा कंपाउंड किसके साथ बनता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो बोला मैंगनीज इसके साथ 7 बना लेता है, इसके साथ 4 ही बना पाता है क्लोरीन के साथ। तो उसका रीजन क्या है? कि 7 ऑक्सीजन नहीं घिरे होते उसके बाहर, घिरे 3-4 ही ऑक्सीजन है, लेकिन कोई डबल बना रहा है, कोई सिंगल बना रहा है, तो टोटल 7 बॉन्ड बन जाते हैं। फ्लोरीन तो सिंगल ही बना सकता है ना, अब सिंगल 7 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। अब मैंगनीज के बाहर तुम 7 फ्लोरीन लगा दो, इतनी छोटी सी जगह पे 7 फ्लोरीन अगर लगाओगे तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करके वैसे ही टूट जाएगा ये। और मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ 3-4 ही बॉन्ड बना ले, 4 ऑक्सीजन तो भी 7 हो गए ना पूरे, और उसके साथ 5 फ्लोरीन लगा दे तो टूट जाएगा, सारे रिपेल करेंगे बॉन्ड। हरी बात समझ में, क्योंकि मैंगनीज ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो डबल भी बनाता है, लेकिन फ्लोरीन तो सिंगल ही बनाएगा, डबल तो बना ही नहीं पाएगा, तो सिंगल 7 लगाने पड़ेंगे तो टूट जाएगा फिर वो, इसलिए ये इनके साथ फ्लोरीन 7 नहीं बना पाता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 7 बना लेता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अगला MnO इज, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा, MnO इज बेसिक, MnO इज बेसिक while Mn2O7 इज एसिडिक। ये देखो क्वेश्चन,
ये भी मैग्नीज है, ये भी मैग्नीज है, दोनों में ऑक्सीजन है। ये बेसिक क्यों है, ये एसिडिक क्यों है? तो इसका रीजन है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं मेटल के, जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीजन का 2 होता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा, 7 दूनी 14, तो 14/2 7 आएगा, इसमें 7 है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक होते हैं। फिर एक क्वेश्चन है लास्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल्स ऑफ द 3D सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ 4D। 3D 4D के इसलिए मैच करते हैं क्योंकि 4D में वो कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, उसकी वजह से साइज उनके ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना बेटा, पॉज कर दो।